हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में वी विल डिस्कस एमसीक्यूज रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल द थ्री एग्ज़ाम्स, दैट इज़ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड पंचायत सेक्रेटरी और वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम। तो तीनों एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और यू ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कंपोनेंट। सो क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है नहीं करनी है वो सारे आपको इस एमसीक्यू से पता लग जाएगा एंड यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। पुरानी वाली वीडियोस जो हैं ऑलरेडी हिस्ट्री पे वीडियो एक बन चुकी है, उसके अलावा इकोनॉमी पे वीडियो बनी है। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं इकोनॉमी पे लेके आऊँगा, इंडियन इकोनॉमी विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ योर एग्ज़ाम्स, जेकेपी एसआईबी और उसके अलावा पंचायत सेक्रेटरी भी। एफए की इकोनॉमी जो है दैट इज़ नॉट इंडियन इकोनॉमी, बेसिकली दैट इज़ इकोनॉमिक्स। सो दैट इज़ प्योर इकोनॉमिक्स जो कि मोर और लेस सब्जेक्टिव है, तो वो आपको उस पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। बट एज़ फार एज दिस टू एग्ज़ाम जेकेपीएसआई और पंचायत सेक्रेटरी आर कंसर्न, उसके लिए आपको इंडियन इकोनॉमी ही पढ़नी है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज़। तो जितनी भी एनर्जी अर्थ को सन से मिलती है, यू ऑल नो इट इज़ रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशंस, उसको क्या कहा जाता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज इंसोलेशन। तो इनकमिंग रेडिएशंस ऑफ द सन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड एज इंसोलेशन। सो दिस इज वन सच कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज इज़। इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो रहा है? नाउ यू कैन सी इनमें से ये आपको सारे ही लगेंगे कि सब रीज़न है, बट एक मेजर रीज़न है वो आपको ध्यान में रखना। देखिए, एग्रीकल्चर भी एक रीज़न है उसका। क्यों? क्योंकि वी क्लियर लैंड और उसके बाद हम उस पर एग्रीकल्चर करते हैं तो फॉरेस्ट कवरेज क्या होती है? कम होती है। देन इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं तो भी ऐसा होता है। टूरिज़्म और पिलग्रिमेज के लिए रोड्स वगैरह निकाली जाती हैं तो भी ऐसा। बट द मेन कॉज इज़ राइजिंग पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको उनको क्या प्रोवाइड करवाना है? हैबिटेट प्रोवाइड करवाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं उनको रेजिडेंशियल एरियाज़ में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके अलावा भी वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। जब हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो आपको एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, फिर टूरिज़्म भी फ्लरिश करेगा। जब ये सारी चीज़ें कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा तो डिफॉरेस्टेशन तो होगी ही होगी। इसलिए जो मेन पोटेंट रीज़न है दैट इज़ बेसिकली राइजिंग पॉपुलेशन। तो इस तरह से आप ये ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं, दीज आर वेरी सिंपल बट स्टिल यू नीड टू यू नीड टू यूज़ द लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर वॉज मेड इन। सो रिमेंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए या यू कैन से ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में। वियना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में साइन किया गया था, विच वॉज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कॉज वॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो पहला प्रोटोकॉल विच इज़ अ लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल दैट वॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको। एंड ईयर आपने ध्यान रखना 1987, दैट वॉज द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में इन सब में से सबसे बड़ा सोर्स पोल्यूशन का क्या है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सीवेज एंड गार्बेज। ये जो घर का गंद कूड़ा वगैरह निकलता है और जो सीवेज का वेस्ट है, दिस इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ये सॉइल को भी पोल्यूट करता है, वाटर को भी पोल्यूट करता है और आपका जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको ये मतलब हर तरह से पोल्यूट जो है वो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए, इनमें से किस पे सबसे कम इफ़ेक्ट होगा, या ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस नहीं है या जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं होती?
इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ हरिकेन्स, ये होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लॉस ऑफ फर्टाइल डेल्टा रीजन एज फॉर एग्रीकल्चर, येस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज़ करेगा, जो डेल्टा रीजन है वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। देन श्रिंकिंग ऑफ द पोलर आइस कैप रीजन, हाँ ये भी होगा, क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी तो आइस पिघलना शुरू होगी। सिर्फ एक चीज़ जो इन चारों में से नहीं होगी वो होगा डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगी जब, तो उससे एक्चुअली हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, ना कि डिक्रीज़ होगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल नीनो इज, सो व्हाट इज़ एल नीनो, सो यू शुड रिमेंबर, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फिनोमिना। इट इज़ अ वार्म ओशन करंट जो एक्चुअली आपके साउथ अमेरिका का जो पेरू का कोस्ट है वहाँ पे आती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल नीनो जिस साल आती है उस साल इंडियन मानसून्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि एल नीनो अगर आएगी तो इंडियन मानसून कम होंगे, एल नीनो अगर नहीं होगी तो इंडियन मानसून अच्छे होंगे। दिस मीन्स एल नीनो हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। देखिए डेजर्ट में तो यू ऑल नो बड़े कम प्लांट्स एनिमल्स आपको मिलते हैं। पोलर रीजन में बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ भी बड़े कम प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं। रिवर्स जो है वो नॉर्मली फ्रेश वाटर होते हैं, तो उसमें भी आपको बड़ी कम वेजिटेशन या बड़े कम एनिमल्स मिलेंगे, वही मिलेंगे जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। ट्रॉपिकल रीजन ऐसे रीजन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, और जहाँ भी टेम्परेचर हाई रहेगा वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी अच्छी मिलेगी। और उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन्स में रेनफॉल भी एक लेवल तक अच्छी होती है, वाटर बॉडीज़ भी हैं। दिस इज़ द रीज़न ट्रॉपिकल रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, तो इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसने सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करके रखा है अर्थ पे। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है ऑलमोस्ट 75% ऑफ अर्थ इज़ वाटर। तो जब वाटर, और वाटर भी किसकी फॉर्म में है, वो यू ऑल नो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज, तो वो सब क्या होता है, दैट इज़ मेरीन इकोसिस्टम। सो मेरीन इकोसिस्टम जो है दैट फॉर्म्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, सो इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस होगा। इंक्रीज इन सी लेवल, येस। चेंज इन क्रॉप पैटर्न, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न जो है, जो एरियाज़ जो पहले ठंडे थे अब वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे, अब बड़ी ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी, तो उस केस में उन एरियाज़ में गर्म एरियाज़ वाली क्रॉप लगना शुरू हो जाती है, तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाता है या चेंज हो जाता है। कोस्टल लाइन भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि कोस्ट जो है वो सबमर्ज होने लगता है पानी में बिकॉज ऑफ राइज इन दिस कोस्टल एरिया, कोस्टल वाटर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से कोस्टल लाइन में भी चेंज आएगा। दिस मीन्स ये तीनों चीज़ें होंगी ग्लोबल वार्मिंग से। दिस इज़ द रीज़न, द राइट आंसर इज all of these, so you should remember this. Then what is the ecological system integrating all living beings and their relationships, तो सारे लिविंग बींग्स और उनका आपस में रिलेशनशिप। सो रिमेंबर, इधर नॉन लिविंग की बात नहीं की, इधर सिर्फ लिविंग बींग की बात की है। तो लिविंग बींग और उनके आपस के रिलेशनशिप से कौन सा इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। सो रिमेंबर दैट इज़ बायोस्फेयर। सो यू ऑल नो बायोस्फेयर इज़ व्हाट, दिस इज़ लिथोस्फेयर, दिस इज़ हाइड्रोस्फेयर, एंड दिस इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों का वो पोर्शन जहाँ पे लिविंग बींग्स या लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज बायोस्फेयर। एंड बायोस्फेयर एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पे सारे लिविंग बींग्स हैं और उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर ए लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट, इनमें से किस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया हमारे पास होना चाहिए।
ठीक है। सो ऑप्शन देखोगे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो, ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, तो वो उसके लिए भी ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए भी ज़रूरी है। ज़्यादा आपको पता है जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं उतनी ज़्यादा रेनफॉल भी होती है। पर इन सब से हो क्या रहा है एक्चुअली, इन सब से इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो एक्चुअल जो रीज़न है वो क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करके रखना, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट विच वर इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर सब्सिक्वेंटली इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मैं डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ एक दो दिन में करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी आई विल स्टार्ट। सो स्टे फोकस्ड, सारी चीज़ें करिए। किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।